हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज़ सरिता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं ये वीडियो आपको ये समझाने के लिए क्योंकि हमें क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करना चाहिए। अब इतना तो हमें पता है कि हमारे नीट में 180 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उनके सॉल्व करने के लिए हमारे पास 180 मिनट्स रहते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों का मिक्स में ही अभी रखा है। तो ये पहला हमारा एक फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो आइए हमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है आज हम वो देखते हैं। पहले हमें जो भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से एक बार रीड कर लेना है। अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स F इक्वल्स टू 60 एक्ट्स ऑन पार्टिकल ऑफ द मास 1 kg। इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द लेफ्ट, वर्क डन बाय फोर्स ड्यूरिंग 1 सेकेंड विल बी। पहली बार पढ़ लिया, फिर उस क्वेश्चन को आप अलग अलग हिस्सों में तोड़िए। पहले तो देखिए वो पूछ क्या रहा है। फाइंड दी वर्क डन, मीन्स जो वर्क डन है वो हमें फाइंड करना है और क्या क्या हमें गिवन है। देन फोर्स दी है, तो फोर्स हमें दे रखा है 60 और ये टाइम डिपेंडेंट है और इसका मास है 1 kg। और हमें पूछ क्या रखा है W, मीन्स हमारा वर्क डन क्या है। तो आपने वर्क एनर्जी एंड पावर में पढ़ा हो, पहले तो आपके दिमाग में ये फॉर्मूला आना चाहिए कि किस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो हमारा आंसर मीन्स जो हमको वर्क डन चाहिए वो मिल जाए। अब आपने वर्क एनर्जी एंड पावर में देखा होगा तो आपको पता होगा कि वर्क इक्वल्स टू डेल्टा के ई, मीन्स काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस। तो इसमें क्या है, तो इसका ये फॉर्मूला बनता है हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर। तो अगर देखें मास तो अपने पास गिवन है लेकिन वेलोसिटी गिवन नहीं है। लेकिन अब मैं ये क्वेश्चन को रीड करूँ तो यहाँ पे बोला है कि जो पार्टिकल है वो लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा है, मीन्स जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो जीरो हो गया, वो जीरो होगी तो ये पूरा टर्म ही जीरो हो गया हमारा। तो इसकी वैल्यू बस इतनी है, हाफ mv2 स्क्वायर W की वैल्यू। तो अब देखिए अभी हमारे पास मास तो गिवन है लेकिन हमारे पास वेलोसिटी नहीं है, तो हमें ऐसा कुछ टिकड़म लगाना होगा कि जिससे हमें वेलोसिटी हमारी मिल जाए ताकि हमारा आंसर आ जाए। अब और चीज़ हम देखें तो इसमें क्या क्या दे रखा है, फोर्स दे रखा है 60, ठीक है। तो फोर्स का अगर हम जनरल फॉर्मूला देखें तो फोर्स इक्वल्स टू मा होता है और इसकी भी बात करें तो फोर्स की वैल्यू 60 भी दे रखी है। तो हम इसको पहले इक्वल लिख देते हैं, 60 इक्वल्स टू ma। मास की वैल्यू तो गिवन है तो ऐसा हो जाएगा 60 m, मास की वैल्यू 1 है तो वही आप पुट कर लीजिए। अब a दिया है मीन्स एक्सेलरेशन हमारा, तो आपको पता होगा कि a की वैल्यू कैसे आती है dv/dt से। और अगर मैं इसका ऐसे लिख दूँ dv और तो मुझे यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करनी, तो मैं लिख दूँ dv इक्वल्स टू a इंटू dt। तब तो मुझे वेलोसिटी मेरी मिल जाएगी ना कि क्या आएगा उसका आंसर। तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो a की वैल्यू क्या थी 60 और dt का यही हो गया, मीन्स टाइम की डिपेंडेंट है। ओके, सो अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका तो v आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे dt के टर्म्स में तो हमारा आंसर आ जाएगा 60 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 1 सा और ये 3 सा कट हो गया, तो v की वैल्यू हमारी क्या आ गई 3t स्क्वायर। तो मीन्स ये हमारी वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई। अब उसको हम यही इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमको हमारे वर्क की वैल्यू मिल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन करने में हमें इतना टाइम लग गया लेकिन हमारे पास नीट एग्जाम में इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो वो तो जब जैसी कंडीशन होगी तो आपको उस हिसाब से अपने आप को डेवलप करना होगा। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, केमिस्ट्री का है। तो सेम उसकी तरह ही करना है। अ मिक्सचर ऑफ N2 एंड AR गैसेस इन अ सिलेंडर कंटेन 7 ग्राम ऑफ N2 एंड 8 ग्राम ऑफ AR। इफ टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैस इन द सिलेंडर इज 27 बार द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। तो अब देखिए क्या आपको क्या फाइंड करना है, जो हमारा N2 है उसका पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है और बोल रखा है मीन्स वेट दे रखा है N2 और AR का, मीन्स नाइट्रोजन का, डाई नाइट्रोजन गैस और आर्गन का हमें वेट दे रखा है कि कितना है और टोटल प्रेशर भी हमें दे रखा है और हमें पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये ख्याल रहना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये तो साफ देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगाएंगे, जिसमें पार्शियल प्रेशर का हम कैसे फाइंड करते हैं P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन। तो वही सेम फॉर्मूला लगाना है। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में दोनों का मॉलिक्यूलर मास भी दे रखा है। अब अगर नाइट्रोजन का देखें तो हम लोग अक्सर ये गलती कर जाएंगे कि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास दे रखा है तो मैं डायरेक्ट 7/14 से कर दूंगी, लेकिन आप इधर देखिए यहाँ पे डाई नाइट्रोजन दिया हुआ है तो 14 की जगह आपको 28 लेना पड़ेगा, तो 7/28। तो अगर इसको हम कैंसिल करेंगे इसका आ जाएगा 0.25। और वही हम AR का देखें तो AR का दिया है 8 ग्राम डिवाइडेड बाई 40, तो इसका आ जाएगा 0.2 ग्राम, मीन्स 0.2 मोल। अब मोल फ्रैक्शन निकालना हमें तो अपने नाइट्रोजन का ही फाइंड करना है। सो मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का अगर हम देखें तो कैसे हो जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाय ये दोनों का सम,
तो हो जाएगा ये 0.45। अब टोटल प्रेशर तो अपने को गिवन है क्या है, तो हम अब इसका पार्शियल प्रेशर फाइंड करेंगे। तो 27 इंटू 0.25 इंटू 0.45, इसमें आप कैंसिल कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप एक बार रीडिंग लगाएं फिर वापस देखें क्या क्या गिवन है, इसलिए जैसे जैसे हम रीडिंग लगा रहे हैं तो हमें वैल्यूज़ को देख लेना चाहिए और क्या फाइंड करना है वो भी देख लेना चाहिए। अब बोला फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH2 इन 0.1 m NaOH। 0.1 m NaOH का मतलब यहाँ पे हमें ऐसा बोल रहा है कि जो Na प्लस आयन होगा और OH माइनस आयन होगा उसका कंसनट्रेशन 0.1 m है। आयनिक प्रोडक्ट दे रखा है NiOH2 का जो कि है 2 × 10⁻⁻15 और बोला फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH2। तो मीन्स डायरेक्टली यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो हमारा Na होगा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी। तो इसमें आपको याद आना चाहिए कि इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन है, तो उसमें आपको फॉर्मूला भी याद आएगा सॉल्युबिलिटी वाला कि जो आयनिक प्रोडक्ट होता है उसमें सॉल्युबिलिटी हम मीन्स मल्टीप्लाई कर दे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर Na का देखें तो Na का कंसनट्रेशन +2 और यहाँ पे OH माइनस का यहाँ पे 2 टाइम्स लेना है क्योंकि 2 OH लिया है और K तो हमें गिवन है जो कि हमारा 2 × 10⁻⁻15। अब OH का हम कैसे फाइंड करेंगे कि हमें ये बोला है कि ये NaOH का 0.1 m दिया हुआ है, उसकी कंसनट्रेशन है, तो ऑब्वियसली Na प्लस और OH माइनस का भी वही होगा। तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे 0.1 का स्क्वायर और इधर Ni+2 का कंसनट्रेशन। अब आप इसकी वैल्यू मीन्स पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या रहता है एग्ज़ाम में ना कंफ्यूज करने के लिए बहुत सिमिलर टाइप के उसमें ऑप्शन दिए गए होते हैं, तो आप अच्छे से आपको ये कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोला है कि एक रिएक्शन दी गई है और बस यहाँ पे पूछ लिया कि करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा। मीन्स यहाँ पे एंथैल्पी और एंट्रोपी के बारे में पूछा गया है। अब एक बात याद रखिएगा कि जो हमारी एंथैल्पी होती है वो जब भी कोई एंथैल्पी कोई भी स्टेबल स्टेट पे पहुंचने के लिए ना वो एंथैल्पी नेगेटिव हो जाती है। मीन्स अगर कोई अनस्टेबल स्टेट में है और वो स्टेबल स्टेट में जा रहा है तब उसकी एंथैल्पी नेगेटिव हो जाती है, और स्टेबल से अनस्टेबल स्टेट में जा रहा है तो उसकी एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। और एंट्रोपी का मतलब रैंडमनेस, जितना ज़्यादा डिसऑर्डर बढ़ेगा मीन्स जितना ज़्यादा फ्री एटम्स होंगे उतनी ज़्यादा एंट्रोपी बढ़ेगी। तो हमको बस ये यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है, तो आप ये इक्वेशन को देखिए दोनों गैसियस फॉर्म में है, ठीक है, लेकिन आप ये देखिए एटम फॉर्म में था और ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो गया। अब आपको ये पता होगा कि जो हमारा क्लोरीन है वो डायटोमिक फॉर्म में ही ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसका मतलब जो इसकी एंथैल्पी होगी वो नेगेटिव होगी, मीन्स लेस देन 0 होगी। और अब एंट्रोपी की मैं बात करूँ तो ये देखिए पहले एटॉमिक फॉर्म में था फिर ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो रहा है, मीन्स इसकी एंट्रोपी कम हो रही है, ये और ज़्यादा फ्री स्टेट में नहीं जा रहा, उसकी जगह बंध रहा है एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो जो इसकी एंट्रोपी होगी वो भी 0 से कम होगी। तो जो भी ऑप्शन होगा फिर उसको मार्क कर दीजिए। अब हम एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या बोला है कि एन एल्किन ऑन ओजोनोलाइसिस गिव्स मिथेनॉल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट्स स्ट्रक्चर इज। ओजोनोलाइसिस का तो आपको पता होगा कि डबल बॉन्ड को तोड़ के मिथेन मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप या फिर कीटोन ग्रुप बनाते हैं, और हमें क्या मिल रहा है, मिथेनॉल मिल रहा है। तो हमें पूछा है कि कौन सा मीन्स मिथेनॉल एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है तो इनमें से कौन सा एक स्ट्रक्चर सही होगा। तो ओजोनोलाइसिस का पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर ओजोनोलाइसिस में अगर ये डबल बॉन्ड है तो ये टूट के ये बन जाएगा, और अगर ऐसा ही कीटोनिक फॉर्म में भी हुआ मीन्स ओजोनोलाइसिस अगर हुआ तो ये देखिए ये CHO यहीं पे हो गया और यही डबल बॉन्ड टूटेगा और ये CHO बन जाएगा। तो मीन्स हम लोग को बोल रहे हैं मिथेनॉल बन रहा है, मीन्स ये हमारा प्रोडक्ट है। तो आप इनमें से ऑप्शन देख लीजिए कि किस में हमें एक कार्बन वाला मिल जा रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं ये बार बार बोल रही हूँ कि एक्चुअल एग्जाम में हमें इतना टाइम नहीं मिलता, तो ये हमें अपने आप को सेट करना है, मीन्स इसके लिए हमें बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। तो इसमें मैं सजेस्ट कर रही हूँ जितना हो सके आप उतनी बार प्रीवियस ईयर के MCQ सॉल्व कीजिए तो आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा मिलेगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे फिजिक्स का है, तो आइए देखते हैं। बोला है इन अ गिटार 2 strings A and B made of same material are slightly out of tune and produce beats of frequency 6 Hz। बीट्स का मतलब तो पता है फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 2 है, तो A और B साथ में मिलकर 6 Hz का कुछ डिफरेंस बता रहे हैं। अब बोला व्हेन टेंशन इन B इज स्लाइटली डिक्रीज्ड द बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस टू 7 Hz। मीन्स B वाला जो हमारा स्ट्रिंग है उसका अगर हम टेंशन डिक्रीज करें तो जो मीन्स बीट की फ्रीक्वेंसी है 7 Hz से बढ़ रही है, मतलब B का जो टेंशन है डिक्रीज होगा, देन A एंड B का जो बीट फ्रीक्वेंसी होगा 7 Hz बन जाएगा। A का बोला गया है कि 530 Hz है, A का गिवन है 530 Hz, तो यहाँ पे हमें बोला है कि B का फाइंड करना है। तो जो पहले हमारा था
हर्ट्स का डिफरेंस था। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो बी का 536 हर्ट्स आंसर होगा या तो 524 हर्ट्स होगा। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो बीट मीन्स बीट का तो आपको मतलब पता ही है ना कि फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, तो आप ये दोनों का ही देख लीजिए कि 6 का डिफरेंस दोनों में आ रहा है। लेकिन अब हम ये आंसर कैसे पता करेंगे कि ये दोनों में से कौन सा हमारा आंसर है। तो ये देखिए ये दो ऑप्शन तो कैंसिल ही हो गए आपके। हाँ, अब हमें क्या, ये जो गिवन क्वांटिटी क्या बोला है कि टेंशन इसमें घट रहा है लेकिन जो फ्रीक्वेंसी वो बढ़ रही है। कुछ समझ रहे हैं आप? साउंड चैप्टर अगर आप देखें अच्छे से तो ये पता चलेगा जो फ्रीक्वेंसी होती है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, मीन्स जो हमारा टेंशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स अगर टेंशन की वैल्यू बढ़ती है देन फ्रीक्वेंसी की भी वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, टेंशन की वैल्यू कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ रही है। तो मीन्स यहाँ पे ये पॉसिबल है कि जो हमारा ए का फ्रीक्वेंसी उससे कम ही होगा हमारे बी की फ्रीक्वेंसी। सो उसका आंसर आ जाएगा 524 हर्ट्स। अगर इस केस में ऐसा होता है कि टेंशन घट रहा है और फ्रीक्वेंसी भी घट रही है तब ना हमारा आंसर 536 होता है, लेकिन यहाँ पे अलग काम हो रहा है तो इसलिए हमारा आंसर आएगा 524 हर्ट्ज जो कि हमारी ए की फ्रीक्वेंसी से कम है। अब आपको धीरे धीरे समझ में तो आ रहा होगा कि हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इसके लिए हमें फॉर्मूला अच्छे से रिमेंबर होना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग अभी तक अपनी फॉर्मूला शीट बना चुके होंगे। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 पार्टिकल्स मास 5 kg, ओके, ये 5 kg का है और ये 10 kg का, आर अटैच टू द 2 एंड्स ऑफ द रिजिड रॉड। ये रॉड समझ लीजिए, उसकी लेंथ क्या है 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर बोल लीजिए। वो भी मतलब नेग्लिजिबल मास बोला तो यहाँ पे रॉड का मास हमें कुछ काउंट नहीं करना है। अब क्या बोला है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 5 kg पार्टिकल इफ नियर बाई एट डिस्टेंस, यहाँ से बोल रहे हैं। अब यहाँ पे तो आपको पता चल गया सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, तो इसका यही है कि m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला आप लगाएंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि आपको सेंटर ऑफ मास जो फाइंड करना है 5 kg, मतलब इस तरफ से फाइंड करना है, ठीक है। तो इस केस में जनरली क्या होता है, जो मास से बोला रहता है कि वहाँ से फाइंड करना है तो वहाँ का जो डिस्टेंस रहता है वो लगभग हम 0 ही मानते हैं, क्योंकि वही ओरिजिन ही उसका मतलब उसको हम कंसिडर करते हैं। तो इधर 5 है तो इसका x1 0। अब m2 मतलब हमारा 10, क्योंकि इसको ही हम ओरिजिन कंसिडर करेंगे इसलिए जो इसकी x की वैल्यू होगी वो 0 होगी। अब ये पूरे रॉड की लेंथ क्या है 1 मीटर, और यहाँ पे देखिए आंसर सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर में इजीली हम कर लेंगे। तो 10 गिवन है तो 10 × 100 डिवाइडेड बाई 5 + 10, तो हो जाएगा हमारा 1000 डिवाइडेड बाई 15। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। याद रखिएगा जब भी इसमें सेंटर ऑफ मास पूछा जाता है कोई एक पर्टिकुलर मास से तो उस मास को हम ओरिजिन कंसिडर कर लेते हैं, इसलिए उसकी x की वैल्यू मीन्स जो डिफरेंस की वैल्यू होगी वो 0 होगी। अभी आप ऐसे नीट का पेपर्स देखेंगे तो पेपर तो इजी आ रहा है लेकिन उसके ऑप्शन ही घुमाने वाले होते हैं। मीन्स अगर आपको आंसर आता भी होगा तो भी आप डायरेक्टली आंसर टिक नहीं कर सकते, ठीक है। तो आइए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है ये। फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन फोर्स ऑफ 3J कैप एक्ट्स ऑन द पार्टिकल हुज पोजिशन वेक्टर इफ 2K मीन्स 2K कैप। तो टॉर्क बोल रहा है, टॉर्क की वैल्यू हमें पता है कि R क्रॉस F होती है, ये भी ध्यान में रखिएगा R क्रॉस F होती है क्योंकि वेक्टर्स का टर्म है। तो वेक्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हमारे क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू गिवन है। पोजीशन वेक्टर मीन्स अपना जो R की वैल्यू है वो 2K कैप दे रखी है और F की वैल्यू क्या दे रखी है 3J क्रॉस मीन्स 3J कैप। तो इसका आंसर तो हमें नक्की पता है कि 6I कैप होगा, लेकिन देखिए एक -6I कैप और एक +6I कैप है, इसमें भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपको इसके लिए ये रिलेशन याद रहना चाहिए कि I क्रॉस J होता है तो उसकी वैल्यू K होती है, अगर J क्रॉस K होता है तो उसकी वैल्यू I होती है, और अगर K क्रॉस I होता है तो उसकी वैल्यू J होती है। लेकिन अगर J क्रॉस I हो जाए तो उसकी वैल्यू -K हो जाएगी, K क्रॉस J हो जाए तो उसकी वैल्यू -I हो जाएगी, और I क्रॉस K हो गया तो उसकी वैल्यू -J हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए K क्रॉस J है तो कौन सा आ रहा है ये वाला, तो मीन्स इसकी वैल्यू -6I न्यूटन मीटर हो जाएगी। तो ऑप्शन खेल जाते कभी कभी नीट एग्जाम में, तो आप ध्यान से अच्छे से कैलकुलेशन पूरा कीजिए और भी टेंशन फ्री होके। अब आइए हम थोड़ा बायो का क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। पहला क्या बोला, नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे देखिए बोला ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, तो आप अगर ये ऑप्शन देखेंगे तो डायरेक्टली आप आंसर बोलेंगे हेलिकेस और हेलिकेस पे टिक करके आ जाएंगे। लेकिन पूरा क्वेश्चन अच्छे से रीड कीजिए, उसमें क्या बोला देखिए ड्यूरिंग
ट्रांसक्रिप्शन बोला है तो यहाँ पे डीएनए की कोई भी एंजाइम का यहाँ पे काम ही नहीं है, ना ही डीएनए पॉलीमरेज ना ही डीएनए हेलिकेज। ट्रांसक्रिप्शन बोला है तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज ही आएगा आंसर। तो इसलिए आप क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पूरा रीड कर लीजिए। अब बायो का नेक्स्ट और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ ग्लोब एग्जिबिट हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी। अब ये मैंने खुद अपने एग्जाम में गलती की थी, तो देखिए हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी मैंने पहले ये देख लिया और मैंने आंसर टिक मार दिया वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। लेकिन मैंने देखिए यहाँ पे क्या गलती की, ये जो ग्लोब बोला था मैंने इसको ग्लोब नहीं, मीन्स ये इंडिया में है वेस्टर्न घाट्स में ज़्यादा स्पीशीज, लेकिन ग्लोब में अगर देखें तो अमेजॉन फॉरेस्ट आएगा। तो प्लीज़ ऐसी मिस्टेक ना करिए और जो भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से पढ़िए विदाउट एनी मेंटल प्रेशर। अगर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो जितना मीन्स आप एक्यूरेसी बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आप हाई स्कोर कर सकते हैं और आपकी सिली मिस्टेक्स भी कम हो जाएंगी। होप्स आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।